नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभिषेक होम्योपैथी। तो फिर से मेरे एक नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ब्लड रिलेटेड डिजीज़ जिसका नाम है थैलेसीमिया। ये क्या है, हमारे बॉडी में कैसे बनता है, कौन से कारण की वजह से बनता है, क्या क्या हमें लक्षण आते हैं और हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं या थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी कुछ मदद कर पाता है थैलेसीमिया के ऊपर कि नहीं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया दो प्रकार के रहते हैं, पहला है अल्फ़ा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। इसमें भी वापस दो प्रकार आ जाते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर और माइनर, वैसे ही बीटा थैलेसीमिया मेजर और माइनर। तो जो हमारे भारत देश में, जो इंडिया में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है बीटा थैलेसीमिया मेजर। मेजर थैलेसीमिया जो रहता है वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और डेंजरस थैलेसीमिया रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बीटा थैलेसीमिया के बारे में, जो मेजर है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब पेरेंट्स टू पेरेंट्स ट्रांसफ़र होती है, पूर्वजों से हमारे अंदर आती है थैलेसीमिया की प्रॉब्लम। तो इसमें नॉर्मली ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में कैसे आता है। तो नॉर्मली अगर एक पेरेंट जो है वो थैलेसीमिया कैरियर है और दूसरा पेरेंट नॉर्मल है, उसके अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो जो बेबी आएगा वो थैलेसीमिया कैरियर बनेगा। उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, खाली वो कैरियर बन जाएगा थैलेसीमिया का और असिम्टोमेटिक रहेगा, वो अपनी लाइफ आराम से स्पेंड कर सकेगा। बट अगर दोनों पेरेंट्स अगर थैलेसीमिया कैरियर बन जाते हैं तो जो बेबी आएगा वो बीटा थैलेसीमिया मेजर बन जाएगा। उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे और उसके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो जो बीटा थैलेसीमिया मेजर वाले जो रहते हैं पेशेंट, उसकी लाइफ स्पेन इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, कम हो जाती है, 18, 20, 25 साल की हो जाती है, उससे ज़्यादा लाइफ स्पेन नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये था जेनेटिक डिसऑर्डर के कैसे एक पेरेंट्स टू दूसरे पेरेंट्स में ट्रांसफ़र होता है। अभी मैं बताऊँ, अब हमारे बॉडी में खून के अंदर 3 कोशिकाएँ रहती है। एक है आरबीसी लाल कोशिकाएं जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, दूसरा है डब्ल्यूबीसी जिसे वाइट ब्लड सेल वाइट कोशिकाएं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो ये जो थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है वो आरबीसी लाल कोशिकाएं के रिलेटेड रहती है और लाल कोशिकाएं में भी हीमोग्लोबिन के रिलेटेड रहते हैं। अभी हीमोग्लोबिन में 4 चेन रहती है, 4 ग्लोबिन चेन रहती है। पहली है अल्फ़ा, दूसरी है बीटा ग्लोबिन चेन, तीसरी है गामा ग्लोबिन चेन और चौथी है डेल्टा ग्लोबिन चेन। इसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका काम क्या है हमारे बॉडी में, कि जो भी हम सांस लेते हैं, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम किसका है, बीटा ग्लोबिन चेन जो हीमोग्लोबिन के अंदर है। बट थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो रहता ही नहीं है, बनता ही नहीं, बनता रहेगा तो भी कम बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो हमें पहली बात तो जो हमें सांस ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में सब जगह नहीं पहुंच रहे, क्योंकि बीटा ग्लोबिन जो चेन है वो नहीं बन रही है, कम बन रही है हीमोग्लोबिन में। फिर दूसरे ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो बन नहीं रहे, उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी लाल कोशिकाएं रहते हैं, आरबीसी रहते हैं, उसका जो शेप रहेगा, उसका जो आकार है वो कभी बड़ा बन जाएगा, कभी छोटा बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो नहीं है, वो इसके लिए उसका जो आकार है वो ऊपर नीचे बन जाएगा। साथ ही साथ अगर देखें तो हमारे बॉडी में स्प्लीन करके एक ऑर्गन या ग्रंथि आप बोल सकते हो वो रहता है, वो हमारे पेट के पीछे की तरफ रहता है, इतना सा रहता है, अगर हम देखें इतना सा स्प्लीन रहता है। उसका काम क्या है कि मान लीजिए हमारे सभी भागों में, हमारे पूरे बॉडी में खून जाता है, वैसे ही हमारे स्प्लीन में भी खून जाता है। अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से बाहर आता रहेगा। बट ये जो नली रहेगी, खून की नली रहेगी, तो स्प्लीन का काम क्या है कि अगर जो हमारे लाल कोशिकाएं रहेगी, आर ब्लड सेल, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, अगर उसका शेप जो नॉर्मल रहेगा तो ही वो वहाँ से पास होगा। अगर उसका शेप ज़्यादा बड़ा हो गया या ज़्यादा कम हो गया तो वो वहाँ पे वो स्प्लीन क्या करेगा, वो जो हमारी लाल कोशिकाएं रहेगी उसको वहाँ पे ही मार देगा, जिसका शेप बराबर नहीं रहेगा वहाँ पे उसको मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और स्प्लीन में उसको जमा कर देगा, इसमें वो जमा हो जाएगा। इसलिए स्प्लीन को हमारे बॉडी में कब्रिस्तान माना गया है, कि जहाँ पे हमारी जो लाल कोशिकाएं रहती है आरबीसी, वो वहाँ पे जाके
अगर उसका शेप बराबर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय होकर वहाँ पे जमा हो जाती है। फिर एक टाइम आने पे वो जो डिस्ट्रॉय में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक बार वापस यूज़ करने को ले लेते हैं बॉडी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं रहती है, इसके वजह से जो लाल कोशिकाएं है वो बराबर शेप में नहीं बनते, इसलिए फिर वो जो स्प्लीन में से जब पास होते तो स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि उसका शेप बराबर नहीं है। इसलिए जो लाल कोशिकाएं रहती है RBC जिसको बोलते हैं, उसकी जो आयु रहती है वो 20 दिन की ही बन जाती है। डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट में डिपेंड करता है। नॉर्मल अगर देखें, नॉर्मल हेल्दी लाइफ में तो 120 दिन की रहती है, बट अगर थैलेसीमिया वाले पेशेंट में देखें तो उसकी आयु कितनी बन जाती है, 20 दिन की बन जाती है। साथ ही साथ अगर कुछ और लक्षण देखें तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी थैलेसीमिया में नॉर्मली जो आंखें रहती है, आंखें हो सकती है या हैंड्स हो सकते हैं या स्किन हो सकती है, पीली बन जाती है, जिसे हम जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। तो वैसे सब लक्षण के आने के भी चांसेस बन जाते हैं। और मैंने बताया जैसे स्प्लीन में वो जो लाल कोशिका है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर उसका शेप अगर बराबर नहीं रहेगा तो एक टाइम थैलेसीमिया में कैसा होता है कि शेप उसका बराबर बनता ही नहीं है, लाल कोशिका जो RBC, तो एक टाइम स्प्लीन में वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और स्प्लीन में जमा होते जाते हैं। अभी इतना सा स्प्लीन है, अभी उसमें जो लाल कोशिका है वो जमा होते रहे तो स्प्लीन बड़ा बनना चालू हो जाते हैं, तो बड़ा बनने चालू हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस भी आना चालू हो जाते हैं। तो ये थे लक्षण कि जो सबसे मेन है कि उसके अंदर लाल कोशिकाएं बनते ही नहीं है थैलेसीमिया के पेशेंट। तो अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, हर 15 दिन या 20 दिन उस पर ब्लड ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तब जाके अगर ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तब जाके उनके अंदर जो नॉर्मल RBC है जो वो बराबर रहेगा और उनका जो सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन हर जगह पहुंच पाएगा। बट इसमें भी फिर एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जो अगर हम ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं लगातार 20 दिन के बाद अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड डाल रहे हैं, तो इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आयरन की मात्रा बढ़ने के कारण जो हमारा हार्ट है या किडनी है या लीवर है, यहाँ पे आयरन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा और नए कॉम्प्लिकेशन आना चालू हो जाते हैं। जैसे हार्ट का मैं बोलूँ तो अरिथमिया जैसी प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है अगर आयरन डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं ब्लड अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो। साथ ही साथ अगर कोई प्रिंसिपल ट्रीटमेंट बताओ कि थैलेसीमिया कैसे कवर किया है, तो इसमें तो सबसे पहले इसका अनीमिया कंट्रोल में करना पड़ता है। अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए दवाई दी जाती है, उसको कम से कम 9-10 तक तो लेके जाना पड़ता है, जो उसका नॉर्मल वैल्यू रहता है उधर तक तो लेके जाना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें अगर आयरन डिपोजिशन चालू हो जाता है तो उसके लिए फिर एक तो थैलेसीमिया है और ऊपर से आयरन डिपोजिट हो रहा है वो हो रहा है, तो उसके लिए फिर आयरन हटाने के लिए या आयरन को निकालने के लिए उसकी दवाई देनी पड़ती है। जो दवाई का नाम है डेस्फेरिऑक्सामाइन करके दवाई है। वो क्या करते हैं कि ये जो दवाई है उसका काम क्या है, आयरन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में आयरन है हमारे बॉडी में तो उसको हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकालने का काम ये दवाई का है। साथ ही साथ जो क्योर करने वाला एक ट्रीटमेंट पाया गया है थैलेसीमिया में वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन हमारे थैलेसीमिया पेशेंट में जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो बराबर बनने रहा है, बोन मैरो में से ही वो बराबर बनने रहा है। इसलिए अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक रास्ता बनता है, एक वे मिलता है कि थैलेसीमिया पेशेंट क्योर कर सके। और आजकल ये जो है थोड़े थोड़े सक्सेस रेट में भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, अगर वो जिस कोई पेशेंट है उसके अंदर अगर ऐसे ट्रांसप्लांट किया तो ये थोड़े ट्रीटमेंट है कि हम थैलेसीमिया पेशेंट को दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी क्या मदद कर सकता है, तो होम्योपैथी में बहुत सारे डॉक्टर का ऐसा ओपिनियन रहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना पड़ता है। सबसे पहले उसका मेंटली और फिजिकली लुक देख के उसकी जो पूरा डिटेल रहता है वो देखना पड़ता है, जैसे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, स्लीप हो गया, उसका ड्रीम कैसा है, उसका एपिटाइट कैसा है, उसका थर्स्ट कैसा है, ये सब देखने के बाद उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ साथ सियोनेथस अमेरिकनस करके एक दवाई है वो देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसके सिम्टम कैसे आते हैं वो हिसाब से वो दवाई देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि जो रेड RBC है वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं थैलेसीमिया
जिनको है उधर डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाए। उसके कारण क्या होता है कि स्प्लीन बड़ा होना चालू हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन एनलार्ज होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इधर पेन होता है। तो पेन होना जो एनलार्ज हो रहा है स्प्लीन, उसको कम करने में ये दवाई बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिसका नाम है सियोनेथस अमेरिकानस। उसके साथ और बहुत सारी दवाई है, जैसे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसे हम नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में गिलॉय बोलते हैं, वो हम ले सकते हैं, या मायरिका सीरीफेरा। ये बहुत सारे दवाई है जो कि थैलेसीमिया पेशेंट को मदद करने में हेल्प करती है, थोड़ा उनको रिलीफ करने में मदद करती है। तो ये सब मेडिसिन होम्योपैथी के जो मदद करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको थैलेसीमिया है तो यू मस्ट विजिट योर नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर, और आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए आपके थैलेसीमिया के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा थैलेसीमिया के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, एंड टिल देन, गुड बाय।